हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रवीण जांगीड़। चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नंबर, जो एक संज्ञा का ही रूप है। इस चैप्टर में हम वचन की परिभाषा, इसके प्रकार, बहुवचन बनाने के नियम और साथ ही साथ हर नियम से संबंधित एरर वाला पार्ट जो देखेंगे, क्योंकि ये जो एरर वाला पार्ट है हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वचन होता क्या है। दोस्तों, वचन संज्ञा का वह रूप है जिससे पता चलता है कि संज्ञा एक है या एक से ज्यादा, उसे ही हम वचन कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, गर्ल एंड गर्ल्स। तो देखिए दोस्तों, गर्ल और गर्ल्स दोनों ही संज्ञा है, लेकिन दोनों संज्ञाएं अपने अपने रूप में विद्यमान है। अपने अपने रूप का मतलब है गर्ल एक वचन है, एक है, जबकि गर्ल्स बहुवचन है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में संज्ञा के वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, वचन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर नंबर, एक वचन, और सेकंड है प्लूरल नंबर, बहुवचन। अब इसके आगे हम थोड़ा सा इनकी परिभाषा की तरफ देखते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि यदि आपको किसी चीज की परिभाषा या उसका अर्थ नहीं पता है तो आप उस चीज को सही ढंग से समझ नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जिससे पता चले कि संज्ञा एक है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, गर्ल, थीव, सिटी। तो ये सभी अपने एक वचन रूप में हैं। इसके बाद में प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो प्लूरल नंबर संज्ञा का वह रूप है जिससे पता चले कि संज्ञा एक से अधिक है, एक से ज्यादा है, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा, जैसे 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन वह एक से ज्यादा होनी चाहिए, उसे ही हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे, गर्ल्स, थीव्स, सिटीज, ये सभी अपने बहुवचन रूप में विद्यमान है। नंबर और उसके टाइप्स की परिभाषा और मीनिंग को पढ़ने के बाद में हमें ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम बहुवचन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको पिछले वाले वीडियो में कि बहुवचन बनाने के इंग्लिश लैंग्वेज में काफी सारे रूल्स दे रखे हैं, काफी सारे नियम हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम उन्हीं नियमों को पूरी डिटेल से देखते हैं। तो जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट कहता है, यदि संज्ञा के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच और सी एच आए तो संज्ञा के अंत में ई एस जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो, मैंगोज। आखिरकार मैंगो के अंत में ES क्यों जोड़ा? क्योंकि मैंगो का जो अंतिम अक्षर है वो O है, इसलिए इसमें ES जोड़ा गया। इसी प्रकार से बॉक्स, बॉक्सेस, टोपेज, टोपेजेस। दोस्तों, टोपेज एक पुखराज होता है, कीमती पत्थर होता है, जिसका प्रयोग हम अंगूठी पहनने में करते हैं। अंगूठी जब पहनते हैं तो ये नक्षत्र और वेद शास्त्रों के अनुसार इसे काफी पवित्र माना गया है। तो टोपेज का मतलब होता है पुखराज। बस, बसेस, क्लास, क्लासेस, बुश, बुशेस। बुश मीन्स होती है झाड़ी, बेर वाली झाड़ी होती है ना, इसी तरह की जो अन्य झाड़ियां होती है जिनमें कांटे वोटे लगे रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बुश। तो बुश का प्लूरल होगा बुशेस। वॉच, वॉचेस। तो एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं इंग्लिश में जिनके अंत में ओ आता है सामान्यतः, लेकिन ओ आने पर भी हम उसका बहुवचन रूप ES जोड़कर नहीं बनाते हैं, S जोड़कर बनाते हैं। तो जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे, रूल्स मैं आपको बताता रहूंगा, उस दौरान उस नियम से संबंधित कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, अपवाद भी होंगे, उनकी तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जैसे देखिए, रूल नंबर फर्स्ट का जो एक्सेप्शन ये कहता है कि जैसे फोटो, कमांडो, पियानो, किलो, ये क्या है, इनका बहुवचन रूप बनाएंगे ना तो इनके अंत में S जोड़ेंगे, भले ही इनके अंत में O क्यों ना रहा हो। लेकिन कार्गो एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन रूप हम S और ES दोनों में से किसी को भी जोड़कर बना सकते हैं और दोनों ही रूप सही हैं। जैसे कमांडो, कमांडोज। तो कमांडो का अंतिम अक्षर O है, लेकिन O आने के बावजूद भी हमने इसमें ES नहीं जोड़ा है, केवल S जोड़ा है। ऐसे पियानो, पियानो का बहुवचन बनाने के लिए हमने इसके अंत में S जोड़ दिया। इसी तरह से जो लास्ट है कार्गो, कार्गो का बहुवचन रूप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, S और ES दोनों जोड़कर बनाया जा सकता है। दोनों ही रूप इंग्लिश लैंग्वेज में मान्य हैं। इसी तरह से रूल नंबर सेकंड की तरफ अगर हम देखें तो पता चलता है कि संज्ञा के अंत में यदि O आए
ध्यान रखिए दोस्तों ओ, क्योंकि फर्स्ट रूल में मैंने ओ बोला था लेकिन इसमें कुछ अलग हटके हैं। लेकिन ओ से पहले कोई स्वर आ जाए ना तो उनका बहुवचन रूप बनाने के लिए ईएस नहीं जोड़ा जाता, केवल एस जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल में रेडियो, अब रेडियो में लास्ट में ओ आया है और ओ से पहले आई है, तो आई क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का वोवल है, इसलिए इसका बहुवचन रूप एस जोड़कर बनाया जाता है। ऐसे ही ऑडियो, ऑडियोज, वीडियो, वीडियोज, कुक्कू, कुक्कू मीन्स होते कोयल, कुक्कूज, रेशो, रेशोज, बैम्बू, बैम्बूज, स्टूडियो, स्टूडियोज, फोलियो, फोलियोज। दोस्तों फोलियो का मतलब होता है पन्ना, पेज, पेज नंबर। ये अकाउंट्स में ज्यादा यूज होता है फोलियो नंबर ऐसे ना। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो का मतलब होता है किसी भी मंत्री का जो पद होता है वो, लेकिन आजकल पोर्टफोलियो का प्रयोग ज्यादातर हम निवेश की सूची के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो भी अपना पोर्टफोलियो होता है वो तैयार करके देना होता है, तो निवेश की जो सूची होती है उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ऐसे सिनेरियो, सिनेरियोज। अब अगर हम आगे बढ़ें तो रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि यदि संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसके भी एक्सेप्शन है। मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप किसी नियम में यदि एक्सेप्शंस का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो आप उन एक्सेप्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि वो भी इस वीडियो के अंत में हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये इस नियम के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है वॉल्व। वॉल्व मीन्स होता है भेड़िया, एक भेड़िया, लेकिन वॉल्व्स एक से ज्यादा भेड़िए। अब देखो मैंने क्या किया, वॉल्व में जो लास्ट में एफ आ रहा है ना, उस एफ को हटाकर और मैंने अंत में वीईएस जोड़ दिया है। ऐसे लाइफ, लाइव्स, वाइफ, वाइव्स, लोफ, लोव्स, थीफ, थीव्स, एल्फ, एल्व्स, काफ, काव्स, शेल्फ, शेल्व्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिनके अंत में एफ या एफ ई आ रहा था। अभी आप एग्जांपल में देखें नाइफ, नाइफ की स्पेलिंग देखिएगा दोस्तों, इसमें लास्ट में एफ ई आ रहा है, एफ नहीं आ रहा, केवल एफ ई आ रहा है, तो भी हमने क्या किया, एफ ई को हटाकर और वीईएस जोड़ दिया। अब इस नियम के एक्सेप्शंस कुछ इस तरह से हैं कि जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे इसमें लिख रखा है चीफ, क्लिफ, स्टाफ, स्टफ, प्रूफ, गल्फ, ड्वार्फ, हैंडकरचीफ, रूफ, हूफ, सेफ और कैफे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में एफ आ रहा है, लेकिन एफ आने के बावजूद या एफ ई आने के बावजूद भी हम इस संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए वीईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके अंत में केवल एस जोड़ा जाएगा। जैसे एग्जांपल में गल्फ लिखा है मैंने, तो गल्फ के लास्ट में एफ आ रहा है ना, लेकिन एफ आने के बावजूद भी हम इसमें वीईएस नहीं जोड़ेंगे, तो इसका बहुवचन रूप गल्व्स नहीं होगा, गल्फ्स होगा। ऐसे स्टाफ, स्टाफ्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4। यदि संज्ञा के अंत में वाई आए, ध्यान रखिएगा, वाई आए और वाई से पहले वोवल आए तो बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ेंगे, वाई नहीं हटाएंगे, डायरेक्टली एस जोड़ देंगे। लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, व्यंजन आए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं, तो उन कॉन्सोनेंट्स में से कोई सा भी कॉन्सोनेंट्स आए तो आप क्या करेंगे, वाई को तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में आईईएस और जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मंकी, मंकी का लास्ट वाला जो अक्षर है वो वाई है, लेकिन वाई से पहले ई वोवल है, इसलिए मैंने डायरेक्टली एस जोड़ दिया। ऐसे की, कीज, रे, रेज, स्टोरे, स्टोरेज। स्टोरेज जानते हो ना, जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, लेकिन ये देखिए स्टोरी के बाद में है स्टोरी। स्टोरी का बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि स्टोरी में आने वाला जो अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले आर आ रहा है, और आर क्या है, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट आने की वजह से, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आने की वजह से हमने वाई को भी हटाया और साथ ही साथ आईईएस और जोड़ा। इसी तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल और देखिए, सिटी, सिटीज, लेडी, लेडीज, फ्लाई, फ्लाइज। ध्यान रखना दोस्तों, फ्लाई एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है और नाउन के रूप में भी होता है। फ्लाई मीन्स उड़ना होता है यदि ये वर्ब है तो, लेकिन फ्लाई मीन्स मक्खी भी होती है अगर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो। इसका बहुवचन फ्लाइज बन जाएगा। सैलरी, सैलरीज, पोनी, पोनीज। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 रूल बताए। अब उन 4 रूल से संबंधित जो भी एरर होंगे वो हम कुछ एक्सरसाइज के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए,
जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, आई प्ले 2 पियानोज, आई प्ले 2 पियानोज। अब देखिए दोस्तों, इसमें गलती ये है कि पियानो का जो बहुवचन रूप होता है ना, वो एस जुड़ के बनता है। मैंने कहा था ना कि एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना। ये रूल नंबर फर्स्ट का एक्सेप्शन है, जो कि ये कहता है कि अंत में ओ आने पर भी इसमें ES नहीं जुड़ेगा, केवल S जुड़ेगा। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में माय फ्रेंड इज बाइंग 5 रेडियोज, मेरा दोस्त 5 रेडियो खरीद रहा है। अब इसमें देखिएगा, रेडियो का बहुवचन रूप सही लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस, एन एनिमल हैज 4 hooves। अब देखिए, हूफ का मतलब होता है खुर। जो एक जानवर होता है ना, एक जानवर के कितने खुर होते हैं? 4 खुर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक है, बहुवचन रूप तो लिखा है इसने, लेकिन वो गलत लिख दिया, VES जोड़ दिया। हालांकि हूफ की स्पेलिंग HOOF होती है, लेकिन F आने पर भी हम VES नहीं जोड़ेंगे, F हटाकर नहीं। ये भी रूल नंबर जो थर्ड था उसका एक्सेप्शन है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 5 में क्या गलती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो देखें ना, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या जो भी वीडियो मैं डालूंगा, तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो। क्योंकि हमें सिंपली ये नहीं करना है कि भाई हाँ आप मोबाइल या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कर लिए, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, बस ठीक है 10-15 मिनट का वीडियो आता है, जैसे फिनिश हुआ तो ठीक है दूसरे वीडियो देखना शुरू कर दिए। नहीं, आप जब भी मेरे वीडियो देखें, आपको ये करना होगा कि पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, या फिर अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो इसे मेमोराइज करें। रूल नंबर 4 के बाद आने वाले बहुवचन बनाने के जितने भी नियम हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और बताई गई चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रूल नंबर 5। तो दोस्तों, मैंने रूल नंबर 5 को 2 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि दोनों ही भाग संयुक्त संज्ञा के लिए बहुवचन बनाने के नियम हैं। अब देखिए, रूल नंबर 5 में जो पार्ट फर्स्ट है, ये कहता है कि संयुक्त संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए उनके मुख्य शब्द के अंत में S जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि संयुक्त संज्ञा कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। जब संज्ञा का निर्माण एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो तो उस संज्ञा को हम संयुक्त संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए S जोड़ा जाता है, लेकिन कहाँ जोड़ा जाता है? उनके मुख्य शब्द के अंत में। अब जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है ना, मदर इन लॉ, ये एक संयुक्त शब्द है, क्योंकि ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मदर इन लॉ। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि इन 3 शब्दों में S जोड़े कहाँ? तो दोस्तों, मैंने इस नियम को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक व्हाइट कलर में है और एक येलो कलर में है। तो जो व्हाइट कलर में जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, इनमें बहुवचन बनाने के लिए इनके शुरू वाले शब्द में S जोड़ा जाता है। जैसे मदर इन लॉ का बहुवचन होगा मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, जो प्रधान सेनापति होता है उसे हम बोलते हैं कमांडर इन चीफ, इसका बहुवचन कैसे बनेगा? कमांडर्स इन चीफ। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का बहुवचन होगा ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह से सिस्टर इन लॉ, यानी भाभी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है, जिठानी, देवरानी, ननद, इन सभी को हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं, तो इसका बहुवचन सिस्टर इन लॉ है। पासर बाई मतलब होता है राहगीर, इसका बहुवचन पासर्स बाई। इसी तरह से लुकर ऑन का मतलब होता है स्पेक्टेटर्स, मतलब दर्शक, तो इसका बहुवचन होगा लुकर्स ऑन। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। नाइट इरेंट, नाइट्स इरेंट, नाइट इरेंट का मतलब होता है योद्धा, जो वीर पुरुष हुआ करते थे पहले, उनको हम बोलते थे नाइट इरेंट, तो इसका बहुवचन होगा नाइट्स इरेंट। कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल का मतलब होता है कवच, इसका बहुवचन होगा कोट्स ऑफ मेल। तो देखा दोस्तों, जो ये व्हाइट इंक में लिखे हुए अक्षर हैं, जो व्हाइट इंक में लिखी हुई संज्ञाएं हैं, इनका बहुवचन इनके शुरू में आने वाले शब्द के अंत में S जोड़ने से बनता है। जबकि अब हम डिस्कस करेंगे येलो इंक में आने वाले जो नाउन हैं उनके बारे में। तो इन संज्ञाओं के अंतर्गत जो अंतिम शब्द होता है उसके अंत में S जोड़ा जाता है। जैसे स्टेप फादर, स्टेप फादर्स, इसमें मैंने फादर के अंत में S जोड़ा है। ऐसे पिक पर्स यानी पॉकेट मार, पिक पर्सेस। पिक पॉकेट का मतलब भी दोस्तों पॉकेट मार ही होता है, इसका बहुवचन होगा पिक पॉकेट्स। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट्स। मेजर जनरल, जो सेना का अध्यक्ष होता है उसे हम मेजर जनरल कहते हैं, मेजर जनरल्स, इसका बहुवचन होगा। इसी तरह से मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। गो बिटवीन, गो बिटवीन्स। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग्स। फॉरगेट मी नॉट,
दोस्तों ये एक प्रसिद्ध नीले रंग का फूल होता है जिसका नाम है फॉरगेट मी नॉट। इसका बहुवचन होगा फॉरगेट मी नॉट्स। पिक मी अप का मतलब होता है उत्तेजक जो पदार्थ होते हैं, जैसे शराब, इसको हम पिक मी अप कहते हैं। इसका बहुवचन पिक मी अप्स होगा। टच मी नॉट, ये छुई मुई का पौधा होता है, इसका बहुवचन टच मी नॉट्स। मैन ईटर, जो आदमियों को खाता है उसे हम बोलते हैं मैन ईटर। ऐसे वुमेन ईटर, इन दोनों का बहुवचन इनके अंतिम शब्द के अंत में एस जोड़ के बनाया जाता है। मैन लवर, मैन लवर्स, ऐसे वुमेन लवर, वुमेन लवर्स। मैन हेटर, मैन हेटर्स। इसी तरह से वुमेन हेटर, वुमेन हेटर्स। अब रूल नंबर 5 का पार्ट 2 देखते हैं। हालांकि इसमें भी जितने भी एग्जाम्पल आएंगे ना, वो सभी के सभी संयुक्त संज्ञाएं होंगी, लेकिन इनमें एस जोड़कर इनका बहुवचन रूप नहीं बनाया जाता है। ऐसी संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए या तो प्रत्येक शब्द में या किसी एक शब्द के जो स्वर होते हैं उनको बदलकर इनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब होता है राजनेता। अब इसका बहुवचन कैसे बना? मैन का जो ए है इसको मैंने ई में बदल दिया, तो इस तरह से स्टेट्समैन का बहुवचन होगा स्टेट्समीन। ऐसे इंग्लिशमैन, इंग्लिशमीन। नोबलमैन, नोबलमीन। और वैसे भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मैन का बहुवचन क्या होता है? मीन। तो बस मैन को मीन में चेंज करते जाओ और ये सारे एग्जांपल हमें समझ में आ जाएंगे। ऐसे किन्समैन मतलब संबंधी, इसका बहुवचन होगा किन्समीन। बैगरमैन, बैगरमीन। पोस्टरमैन, पोस्टरमीन। वॉशरमैन, वॉशरमीन। फुटमैन, फुटमीन। मैन ऑफ वार मतलब होता है समुद्री सेना का जो जहाज है उसे हम बोलते हैं मैन ऑफ वार। इसका बहुवचन हो जाएगा मीन ऑफ वार। मैन ऑफ लेटर्स, तो इसका बहुवचन होगा मीन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ वर्ड्स, मीन ऑफ वर्ड्स। तो इस तरह से जो ब्लू इंक में जितने भी वर्ड यहाँ पे हैं, इनका बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया? इनमें आने वाले स्वर को हमने चेंज कर दिया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो ब्लैंक इंक में लिखे हुए वर्ड्स हैं उनकी तरफ। तो ये शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए इनके बीच में आने वाले स्वर को भी चेंज किया जाता है और अंत में एस भी जोड़ा जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो इसका बहुवचन क्या हुआ? मीन सर्वेंट्स। यानी कि मैन को मैंने मीन में चेंज किया और सर्वेंट के लास्ट में मैंने एस भी जोड़ा। इसी तरह से वुमेन सर्वेंट, विमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस। ध्यान रखना इसमें लॉर्ड में भी एस जुड़ा है और जस्टिस में भी एस जुड़ा है। लॉर्ड लेफ्टिनेंट, ऐसे लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स इसका बहुवचन हुआ। इसी तरह से नाइट टेम्पलर, नाइट टेम्पलर होता है कानून की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हम नाइट टेम्पलर बोलते हैं। तो इसका बहुवचन क्या होगा? नाइट्स टेम्पलर्स। दोनों ही शब्दों में मैंने एस जोड़ा है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, इनके बहुवचन बनाने का कोई नियम नहीं है, आपको इन्हें कंठस्थ याद करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इन शब्दों को कई ग्रुप्स में बांटा है। प्रत्येक ग्रुप में आने वाले शब्दों का बहुवचन जब बनाया जाता है तो उनमें एक जैसी विशेषता पाई जाती है, एक जैसे परिवर्तन किए जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप है मैन और वुमेन का। तो मैंने इसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें आने वाला जो स्वर है ए को ई में चेंज कर दिया। तो इस तरह से मैन का बहुवचन मीन और वुमेन का बहुवचन विमेन हो गया। अब इसी तरह से नीचे वाले ग्रुप में जो कि आपको येलोइश कलर में दिख रहे हैं, माउस, डोर माउस और लाउस, इनका बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया? जो बीच में ओ यू एस आ रहा है ना, इसकी जगह हमने आई और सी लगा दिया। तो इस तरह से माउस का बहुवचन माइस, डोर माउस का बहुवचन डोरमाइस, लाउस का बहुवचन लाइस। दोस्तों ध्यान रखना, लाउस यानी जूं होती है जो आपके सिर के बालों में पाई जाती है ना कभी कभी नहीं नहाने पर। अब इसी तरह से जो ग्रीन इंक में लिखे हुए हैं, इन शब्दों में है टूथ, फुट और गूज। इसमें आने वाले डबल ओ को मैंने डबल ई में चेंज कर दिया। तो इस तरह से बहुवचन होगा टूथ का टीथ, फुट का फीट, गूज का गीज। गूज होते हैं काले हंस, काले रंग के जो हंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गूज। इसी तरह से नीचे वाले में देखिए जो दो शब्द आए हुए हैं चाइल्ड और ऑक्स, इनमें हमने क्या किया है? स्लाइटली थोड़ा सा चेंजेस किया है। चाइल्ड में REN जोड़ दिया जबकि ऑक्स में EN जोड़ा है। तो इस तरह से चाइल्ड का बहुवचन हुआ चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। इसी तरह से जो रेड इंक में लिखे हुए शब्द हैं उनकी एक विशेषता है कि इनमें लास्ट में US आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो रेड इंक वाले जितने भी शब्द हैं उनमें US आ रहा है। तो US को हमने I में चेंज कर दिया। जैसे रेडियस यानी एक त्रिज्या, रेडी बहुत सी त्रिज्याएं। तो देखिए दोस्तों क्या किया मैंने? US जो था उसे हटा दिया और एक I और जोड़ दिया। इसी तरह से जीनियस, जीनी, टर्मिनस, टर्मिनी,
सिलेबस, सिलेबस का बहुवचन सिलेबी भी होता है और सिलेबसेस भी होता है, दोनों ही राइट हैं। इसी तरह से एलुमनस, एलुमनी, बैसिलस, बैसिली, फोकस जो किरणों का केंद्र बिंदु होता है ना, उसे हम बोलते हैं फोकस। उसका बहुवचन फोकी भी हो सकता है क्योंकि यूएस हटाया तो आई जोड़ दिया, और फोकसेस भी हो सकता है। इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो इसमें आ रहे हैं ब्लू इंक में प्रिंट किए हुए वर्ड। इन सभी शब्दों की विशेषता यह है कि इनके अंत में आपको IS दिख जाएगा। देखिए एनालिसिस में अंत में IS है, बेसिस में भी IS है। तो हमें करना क्या है, हमें इनका बहुवचन बनाने के लिए जो IS में I आ रहा है ना, उसको हटाकर E लिख देंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में एनालिसिस, एनालिसिस, क्या किया मैंने यहाँ पे, I जो था लास्ट में जो I आ रहा है उसे हमने E में चेंज कर दिया। ठीक इसी तरह से बेसिस, बेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, थीसिस, थीसिस, ओएसिस, ओएसिस। ओएसिस दोस्तों रेगिस्तान में जो हरी भरी भूमि नजर आती है ना, उस भूमि को हम क्या बोल देते हैं, ओएसिस। इसका बहुवचन हो जाएगा ओएसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। ध्यान रखना आई आया था लास्ट में इसलिए इसको ई में चेंज कर दिया। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, नार्कोसिस, नार्कोसिस, सिनोप्सिस। सिनोप्सिस का बहुवचन क्या होगा, सिनोप्सिस, ई जोड़ा है आई को हटाकर। एलिप्सिस, एलिप्सिस, एक्सिस, एक्सिस। ठीक इसी तरह से अगर हम दाईं तरफ देखें तो कुछ एक ही ग्रुप के जो शब्द हैं, इरेटम, डेटम, एजेंडम, ठीक इसी तरह से और भी नीचे लिखे हुए हैं। इनमें क्या है, आप इनकी विशेषता देखोगे ना आप, तो इसमें लास्ट में यूएम आ रहा है। तो हमने क्या किया, यूएम को हटाकर ए जोड़ दिया। जैसे इरेटम, इरेटम का मतलब होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, लिखने में जो गलती हो जाती है ना प्रिंट करने में, उसे हम बोलते हैं इरेटम। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, इरेटा। क्या किया मैंने यहाँ पे, यूएम को हटाकर ए लिख दिया। इसी तरह से डेटम, डेटा, एजेंडम, एजेंडा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, बैक्टीरिया में भी कीटाणु होता है और बैसिलस में भी कीटाणु होते हैं। तो बैक्टीरियम ऐसे कीटाणु होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, जबकि बैसिलस ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमें हमारे शरीर में फायदा पहुंचाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है डिक्टम, डिक्टा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, सैनिटोरियम, सैनिटोरिया, मीडियम, मीडिया, मिलेनियम। मिलेनियम होता है 1000 वर्षों की जो एक 1000 वर्षों का एक जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं मिलेनियम। इसका बहुवचन मिलेनिया भी हो सकता है और मिलेनियम्स भी हो सकता है। पोडियम जो भवन के चारों ओर का चबूतरा होता है ना, उस चबूतरे को हम क्या बोलते हैं, पोडियम। तो पोडियम का बहुवचन पोडिया भी हो सकता है और पोडियम्स भी हो सकता है। रोस्ट्रम, रोस्ट्रा भी हो सकता है और रोस्ट्रम्स भी हो सकता है, रोस्ट्रम का बहुवचन। ऐसे कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरिया, मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, मिनिमा। इसी तरह से एक्वेरियम, तो जिस बॉक्स में मछली को रखा जाता है उस बॉक्स को हम बोलते हैं एक्वेरियम। करिकुलम, करिकुलम का बहुवचन करिकुला और करिकुलम्स दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट ग्रुप है इसका कोई नियम नहीं है, इसको थोड़ा सा आप गहराई से देखना। बैंडिट का बहुवचन बैंडिटी भी हो सकता है और बैंडिट्स भी हो सकता है। फॉर्मूला का बहुवचन फॉर्मूले भी हो सकता है और फॉर्मूलाज भी हो सकता है। ऐसे फेनोमेनन, फेनोमेना, इंडेक्स, इंडाइसेस, अपेंडिक्स, अपेंडाइसेस, मैडम, मैडम का बहुवचन ध्यान रखना दोस्तों मैस्डेम्स होता है, मैडम्स नहीं होता, मैस्डेम्स होता है। ब्यूरो, ब्यूरो का बहुवचन ब्यूरोक्स और ब्यूरोज दोनों हो सकते हैं। प्लेचू का बहुवचन प्लेचुएक्स। देखो अगर आप लास्ट वाले दो वर्ड को देखोगे ना, तो हमने क्या किया कि जब लास्ट में ई ए यू आए उसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, लास्ट में एक्स जोड़ देते हैं। अब इन दोनों नियमों को, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में हम इनसे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं उनमें 2 या 3 मैं बताऊंगा, बाकी का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपने राइट आंसर लिखा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है। जरूरी नहीं है कि भाई आप इसका जवाब हैंड टू हैंड दो, तुरंत दो। आप मेरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में 1-2 दिन में इन टॉपिक्स को याद करिए और फिर आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ये कहती है कि करेक्ट द सेंटेंसेस। यहाँ पे मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस में मैंने कहीं ना कहीं नंबर से रिलेटेड जो रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 है उनके बहुवचन बनाने से संबंधित कुछ ना कुछ अशुद्धियां की हैं। उन अशुद्धियों को आप ठीक करेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल द इरेटम आर करेक्टेड, मतलब जो सभी जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी उनको सही या दुरुस्त कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों देखो, इरेटम क्या है, एक वचन, जबकि
ऑल के बाद में हमेशा आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? बहुवचन। तो इरेटम ना आकर यहाँ पे क्या आएगा? इरेटा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में ड्रॉ 2 रेडियसेस, ये कहा जा रहा है कि आपको 2 त्रिज्याएं बनानी है। तो देखो रेडियसेस लिखा तो है, लेकिन उसका जो बहुवचन रूप है वो मैंने गलत लिखा है। रेडियस का बहुवचन रेडी होता है, न कि रेडियसेस। ऐसे थर्ड, माय फादर हैज 2 स्टेप सन। स्टेप सन एक संयुक्त शब्द है और उसका बहुवचन बनाने के लिए मैंने कहा था कि मुख्य शब्द, और ये मुख्य शब्द कौन सा है इसमें? सन। तो सन में एस जुड़ेगा, न कि स्टेप्स में। इसी तरह से आप फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में आने वाली गलतियों को कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे वाले एग्जाम्पल हमें ये बता रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। आपको जो खाली स्थान दे रखे हैं ना, उनमें आपको सही शब्द चुनना है। ब्रैकेट में मैंने 2 शब्द दे रखे हैं, उनको सही रूप में चुनकर आपको खाली स्थान भरना है। तो चलो शुरू के 3 के तो मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट ये है, दे नो 3 अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इस वाक्य की हिंदी करें ना तो ये होगा कि वे जानते हैं 3। क्या जानते हैं? 3 क्या? अल्फाबेट यानी वर्णमाला जानते हैं या अल्फाबेट्स यानी भाषाएं जानते हैं? तो उपयुक्त शब्द यहाँ पे अल्फाबेट्स होगा। और वैसे भी किसी व्यक्ति को 3 अल्फाबेट थोड़ी ना याद रहती है। अल्फाबेट मतलब लेटर्स वगैरह, समझ रहे ना? यहाँ पे अल्फाबेट का मतलब है लेटर, ABCD, इनको बोलते हैं अल्फाबेट। सेकेंड सेंटेंस में लिखा है 5 ब्लैंक वर ग्रेजिंग इन मीडोज। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल में है, क्योंकि 5 आ चुका है। तो कितने बैल मिडो में चल रहे थे? मिडो मतलब चारागाह होता है, उसमें चल रहे थे। कितने बैल चारागाह में चल रहे थे? 5। अब 5 के बाद में ऑक्सेज आएगा या ऑक्सन? तो दोस्तों ऑक्स का बहुवचन होता है ऑक्सन, तो इसलिए राइट वर्ड क्या है? ऑक्सन। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में 4 ब्लैंक हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दिस केस सो फार। मतलब ये है आपको खाली स्थान में लॉर्ड्स जस्टिस बनना है या लॉर्ड जस्टिसेस बनना है या लॉर्ड्स जस्टिसेस बनना है। तो दोस्तों थर्ड सेंटेंस में लॉर्ड्स जस्टिसेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो आएगा बहुवचन रूप में, क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है 4। तो बहुवचन रूप तीनों में से ही कौन सा है? लॉर्ड्स जस्टिसेस। ये भी संयुक्त शब्द वाले नियम से लिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि इनके दोनों शब्दों के अंत में एस जोड़ा जाता है। इसी तरह से फोर्थ और जो फिफ्थ सेंटेंस है, इसमें आने वाले उपयुक्त शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो रूल नंबर 7 हमें ये कहता है कि जो भी आपको ये नाउन्स वर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं ना, सारे जो भी हैं, उनका प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, इनका एक वचन रूप बनाने के लिए या इनके एक वचन रूप के लिए हम ना तो इनसे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं और ना ही इनका बहुवचन बनाने के लिए एस, ईएस, आईईएस या वीईएस का यूज किया जाता है। हाँ, एक सहूलियत है आपके लिए, यदि आप इनको एक वचन रूप में लिखना चाहते हैं ना, जैसे मैंने ग्रीन इंक में लिखा है ना, तो आप उसके अनुसार इनको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे ए या एन का यूज करें, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार पीस, काइंड, बिट, आइटम, पाइल और टाइप में से कोई सा भी वर्ड यूज कर ले संज्ञा के हिसाब से, और उसके बाद में ऑफ का यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से बहुवचन रूप बनाने के लिए आप आवश्यकता अनुसार पीसेस, काइंड्स, बिट्स, आइटम्स, पाइल्स एंड टाइप्स के बाद में ऑफ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनके एक वचन और बहुवचन रूप कैसे बनाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार वो संज्ञाएं ऐसी हैं कौन सी जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन रूप में करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारी संज्ञाएं हैं। इनके कुछ रूल्स तो है नहीं कि भाई आप ये जोड़ दोगे या हटा दोगे तो भाई इसका एक वचन या बहुवचन रूप बन जाएगा। तो काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे नाउन्स लिखे हैं और यही लिमिटेड नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन रूप में करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो नाउन्स है बहुत सारे हैं, तो मैंने इनको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कलर के शब्दों में बांट रखा है। तो इन स्पेशल कलर में आने वाले जो शब्द हैं उनके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे ताकि आपको ये शब्द अच्छी तरह याद हो जाए। तो चलिए फर्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जो कि येलो कलर में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस येलो कलर में आने वाले जितने भी शब्द हैं इनके लास्ट में AGE लगा हुआ है। देखिए जैसे रैकेज यानी मलबा, वेस्टेज, ब्रेकेज, बैगेज, लगेज, गार्बेज, ड्रेनेज, हैमरेज। हैमरेज जानते हैं दोस्तों? हैमरेज का मतलब होता है खून का बहना। आपने सुना होगा ना ब्रेन हैमरेज। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन में क्या होता है कि जो नशे होती है ना उनमें से खून बहना शुरू कर देता है, तो खून का क्लॉक जम जाता है, थक्का जम जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है और इस बीमारी की वजह से कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
इसी तरह से हेरिटेज, होमेज, पोस्टेज, परसेंटेज, लास्ट में AGE आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में AGE आए वो सभी शब्द एक वचन रूप में लिखे जाते हैं। इसी तरह से ब्लू इंक में आने वाले शब्दों के अंत में RY का यूज हो रहा है, RY का यूज किया जा रहा है। जैसे ज्वेलरी, क्रोकरी और पोट्री, दोनों का ही अर्थ सेम है, मिट्टी के बर्तन। क्रोकरी और पोट्री ये दोनों शब्दों का हिंदी अर्थ मिट्टी के बर्तन होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। जैसे क्रोकरी तो आप जानते हो ना, चाइना, बोन चाइना के जो बर्तन होते हैं उनको कहते हैं, और पोट्री जो हमारे कुम्हार लोग बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन जो, उन्हें कहते हैं। इसी तरह से पोइट्री, स्टेशनरी, हाँ ध्यान रखिएगा स्टेशनरी में स्पेलिंग है STATIONERY। अगर ई की जगह मैं ए लगा दूंगा, मतलब स्पेलिंग ये हो ना STATIONARY, तो उसका मतलब होता है स्थिर चीज। तो दोनों में जो शब्द हैं, तो इन दोनों शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वाली स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। इसी तरह से सीनरी, कन्फेक्शनरी, मशीनरी, ग्रीनरी और फूलरी, इन सभी शब्दों के अंत में RY आ रहा है, इसलिए इनका प्रयोग भी हमेशा एक वचन रूप में करना होगा। इसी तरह से जो लास्ट में मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं, जैसे रबिश, ग्रैटिट्यूड, म्यूजिक, ट्रैफिक, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, डस्ट और डर्ट, चॉक, ब्रेड एंड बटर, इन शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। इनको थोड़ा आप याद कर लेना। इसी तरह से जिरंड, जिरंड सबसे पहले जानिए जिरंड होता क्या है। यदि फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ दें तो वो जिरंड बन जाता है, और जिरंड का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल पार्किंग, पार्क में मैंने ING जोड़ा, पार्क यानी होता है गाड़ी को खड़ी करना, ये फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे स्मोकिंग, वॉकिंग, तो ये सभी एग्जांपल जिरंड के थे। तो जितने भी जिरंड होते हैं जिनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में तथा नाउन के रूप में किया जाए, उन्हें हम जिरंड कहते हैं। इन सभी का प्रयोग एक वचन रूप में किया जाता है। इसी तरह से इन्फिनेटिव, अब ये इन्फिनेटिव क्या होते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू के बाद में यदि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें और उसका प्रयोग भी नाउन के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाए तो उसे ही हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव के अंतर्गत आने वाले सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। इसी तरह से नीचे जो वर्ड लिखे हैं, न्यूज, इकोनॉमिक्स, न्यूज, देखो देखने में क्या लगते हैं, ये जितने भी शब्द अब मैं बोलूंगा ना वो सारे शब्द देखने में बहुवचन लगते हैं क्योंकि उनके लास्ट में क्या आ रहा है? एस, लेकिन वास्तव में दोस्तों इनका प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। न्यूज को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट के नाम है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, समन्स, अब ये समन्स होता है अदालत का बुलावा, ये कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं है। जब अदालत किसी व्यक्ति को बुलाती है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? समन्स। तो देखा दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं और मेरे को लगता है ये सारे के सारे कंप्लीट वर्ड जो मैंने लिखवा दिए हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। अब इन शब्दों का प्रयोग हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ये शब्द आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। फर्स्ट एग्जांपल है, ए थीफ स्टोल हर ऑल ज्वेलरीज। देखिए दोस्तों, इसमें ज्वेलरीज बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ IES का प्रयोग किया गया है बहुवचन बनाने के लिए। तो मैंने आपको कहा था ज्वेलरी हमेशा सिंगुलर में यूज होती है, इसलिए सेंटेंस गलत हुआ। ज्वेलरी की स्पेलिंग JEWELLERY होनी चाहिए थी एक वचन रूप में। अब आप कहोगे सर हमारे पास में यदि आभूषण जो है एक से ज्यादा हो तो भाई एक से ज्यादा हैं तो आप उस शब्द से पहले, मतलब ज्वेलरी से पहले ऑल, सम, एनी ये वर्ड यूज कर सकते हो, 3, 4, लेकिन ज्वेलरी का जो ओरिजिनल रूप है ना, ज्वेलरी रहने दो, उसका बहुवचन IES जोड़कर मत बनाओ। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, आई एट ए ब्रेड इन द मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों, इसमें आने वाला जो शब्द है ना ब्रेड, ब्रेड हमेशा एक वचन रूप में प्रयोग किया जाता है। हमें पता है कि भाई उसने एक ब्रेड ही खाई है, लेकिन ब्रेड से पहले ए इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब AN का प्रयोग इन शब्दों से पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, आई एट ब्रेड इन द मॉर्निंग। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस यदि देखें, द मशीनरीज आर वर्किंग प्रॉपरली। आपको पता है मशीनरी एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम एक वचन रूप में करते हैं, इसका बहुवचन बनाने के लिए IES का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों सेंटेंस नंबर 4 और 5 में क्या गलती है, क्या ये सेंटेंस गलत है
या इनमें प्रयोग किए गए जो नाउन है वो सही यूज में लिया गया है या नहीं, आप ये मेरे को बताएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 हमें ये कहता है कि जितनी भी संज्ञाएं मैंने यहाँ पे लिखी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इनको, इन संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन रूप में किया जाता है। रूल नंबर 7 की तरह ही इन शब्दों से पहले भी हम ना तो an का प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए, और ना ही हम ses, ies या ves का प्रयोग करते हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैंने लिखा है पायजामास, ट्राउजर्स, दोनों का हिंदी अर्थ पायजामा ही होता है। पैंटीज, ब्रीफ्स, अंडरपैंट्स, इन तीनों का अर्थ होता है जांघिया या चड्डी। पैंट्स, शॉर्ट्स, बेलोज, बेलोज होती है धोकनी। देखो दोस्तों, बेलोज पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज थी। इसकी सहायता से इसके 2 हत्थे होते थे, उन दोनों हत्थों को हाथों से दबाकर हवा प्रेस की जाती थी कि आग को जला सके। आजकल तो खैर हम फूकने का प्रयोग करते हैं ताकि जो बुझी हुई आग है उसको जला सके। और हाँ, अगर बेलोज को सही ढंग से समझना है ना, तो आप इंटरनेट पर बेलोज शब्द टाइप करिए। आप यूसी ब्राउजर में जाके या इंटरनेट पे जाके बेलोज फोटो टाइप करना, तो वो फोटो जब दिखेगी ना तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में ये है बेलोज। ऐसे ही पिंचर्स, शीयर्स, सीजर्स और क्लीपर्स, ये शीयर, सीजर्स और क्लीपर्स तीनों का अर्थ कैची होता है, लेकिन फिर वही बात, इन तीनों चीजों का प्रयोग अलग अलग अपनी जगह किया जाता है। टंग्स एंड फोर्सेप्स, इन दोनों का मतलब भी चिमटा होता है। गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, इन तीनों का मतलब भी चश्मा होता है, लेकिन इनका यूज गोगल कब पहना जाता है, ग्लासेस कब पहने जाते हैं, स्पेक्टेकल्स कब पहने जाते हैं, इनके यूज अलग अलग है। बाइनोकुलर्स, दूरबीन। डिवाइडर्स, टाइट्स, टाइट्स का मतलब होता है तंग कपड़े। ब्रेसेज, चर्म बंद। ऐसे ही पेंटालून्स, स्केल्स, हैंडकप्स। तो ये जो व्हाइट कलर में थे, जो ये व्हाइट कलर में जितने भी मैंने शब्द लिखे ना, इनकी एक विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि ये होते ही हैं 2 या 2 से ज्यादा। जैसे अगर मैं हैंडकफ की बात करूं, 2 हाथों के लिए बनाई जाती है, तो 2 चीज हो गई कि नहीं, 2 भाग हो गए ना उसके। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पेंटालून, पतलून, तो पतलून का प्रयोग भी 2 टांगों में पहनने के लिए किया जाता है, इसलिए इसके भी 2 हिस्से होते हैं, 2 फलक होते हैं। स्केल्स, तराजू में भी 2 फलक होते हैं, खुद ही 2 होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अब जो नीचे आने वाले शब्द हैं उन्हें थोड़ा आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगा, जैसे आर्म्स, थ्यूज, ओड्स, एम्बर्स, मेन्स, एडिबल्स, डूइंग्स, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स। वेजिटेबल और ग्रीन दोनों का मतलब सब्जियां होता है। नप्शियल्स, द पिक्चर्स एंड द मूवीज, इन दोनों का अर्थ ही सिनेमा होता है। रिमेन्स, रुइंस, इन दोनों का अर्थ होता है अवशेष, बची हुई चीज। गट्स, एंट्रेल्स, बावल्स, इंटेस्टाइन्स, इन चारों शब्दों का मतलब होता है आंत। फायरवर्क्स, एबोरिजिन्स, एव्स, ऑब्सिक्यूज, the Alps, the Himalayas, drags, leavings, ashes, titans, thews। तो ये जितने भी शब्द हैं, वैसे भी अगर हम देखें तो इन शब्दों के अंत में एस आ रहा है, तो इसलिए अपने आप ही बहुवचन रूप में हो गई। तो आपका दिमाग जिस तरह से इनको याद करना चाहता है उस तरह से आप याद करिए, लेकिन कंपल्सरी चीज ये है कि इनको याद करना ही होगा। इसी तरह से अगर हम दाएं तरफ चलें तो ये कुछ शब्द और हैं, कैटल, डियर, पुलिस, people, sheep, folk, gentry, poultry, clergy, peasantry, tenantry, cavalry, infantry, vermine, excreta। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। चलो इन शब्दों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स के बाद में हमने एस का प्रयोग किया है, जो कि गलत है। कैटल अपने आप में ही बहुवचन है, इसमें एस जोड़कर इसका बहुवचन रूप आगे नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सेंटेंस गलत है। सेंटेंस सही ऐसा होता, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर हम सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें, द वर्माइन्स हैव रूइंड ऑल द फील्ड्स, कि जो हानिकारक कीड़े मकोड़े थे उन्होंने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। अब इसमें मैंने गलती वही की है, द वर्माइन्स। तो देखिए दोस्तों, वर्माइन खुद ही बहुवचन है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए एस नहीं जोड़ा जाता, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। थर्ड है सम फोक इज नेवर सेटिस्फाइड। इसमें मैंने गलती की है कि फोक एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है, लेकिन मैंने प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया, यहाँ पे इज लगाया है, आर आना चाहिए था। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, सम फोक आर नेवर सेटिस्फाइड।
ठीक इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में क्या गलतियां की हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और हाँ दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना, पसंद आए तो। कुछ एक्स्ट्रा इनोवेटिव चीज़ मिल रही है ना आपको देखने के लिए और याद करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहें रोजाना आपके मोबाइल पर अपडेट आते रहें, नोटिफिकेशंस आते रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो रूल नंबर 9 हमें ये कहता है कि अंग्रेजी में कुछ अक्षर होते हैं, गणित के अंक होते हैं और कुछ इंग्लिश में लिखे हुए संक्षिप्त शब्द भी होते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के, कौन से 3 प्रकार? अक्षर, अंक और संक्षिप्त शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हम इनके अंत में आवश्यकता अनुसार अपोस्ट्रोफ एस या फिर एस जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षरों का बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिख रखा है, सिंगुलर में ए है, यदि ए एक हो तो ए, अगर ए एक से ज्यादा हो तो एज, ए अपोस्ट्रोफ एस, इसका प्लूरल है। इसी तरह से ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सभी का बहुवचन हम अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, एस नहीं, अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग वाला सा लग रहा होगा। आप ये भी कह सकते हो सर इंग्लिश के लेटर्स का भी कभी बहुवचन बनता है क्या? तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि हाँ, इसका बहुवचन बनता है। देखिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 2 ई इन द वर्ड प्रवीण। इसका हिंदी अर्थ ये होगा कि प्रवीण शब्द में कितने ई हैं? 2 ई हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक अकेला ई लिखा है ना, वो गलत लिखा है, क्योंकि प्रवीण शब्द में आने वाले ई कितने हैं? 2। तो ई का बहुवचन रूप लिखना चाहिए था ईज, और इसका बहुवचन रूप कैसे बनता है? ई अपोस्ट्रोफ एस। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या गलती की है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जैसा कि हमने अक्षरों का बहुवचन बनाना सीख लिया है, तो अब हम आगे चलते हैं अंकों का बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो गणित में जितने भी अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं, उनका बहुवचन बनाने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 का बहुवचन क्या होगा? वंस, 2 का टूज, 8 का एट्स। ऐसे ही 0 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं उनका बहुवचन हम उनके अंत में अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर बना सकते हैं। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा, क्या सर हमने कभी ये देखा ही नहीं, मतलब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि देयर आर 4 7 इन द नंबर 2678777097। इसका हिंदी क्या होगा कि जो ये संख्या दे रखी है ना 2678777097, इस संख्या में 7 कितने हैं? 4 हैं। तो देखिए फिर मैंने वही गलती कर दी। चलो ठीक है, यहाँ पर जो 7 है ना वो 4 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 7 की जगह क्या होना चाहिए था? 4 7s, 7 अपोस्ट्रोफ एस, इसका प्लूरल रूप प्रयोग में आना चाहिए था। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो संक्षिप्त शब्द होते हैं उनका बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो इनका बहुवचन बनाने के लिए 2 कंडीशंस हैं। यदि संक्षिप्त शब्दों में आने वाले प्रत्येक अक्षर के बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग हो रहा है ना, तो इनका बहुवचन अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर बनाया जाता है। जबकि यदि संक्षिप्त शब्दों में प्रत्येक अक्षर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो हम इनका बहुवचन केवल और केवल छोटा वाला जो एस होता है ना, स्मॉल एस, ये जोड़कर लगाते हैं। जैसा कि सिंगुलर है एमपी, एक एमपी है जिसमें फुल स्टॉप का यूज किया है, दूसरा एमपी जिसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी शब्द का संक्षिप्त जो अक्षर है ना, वो दोनों रूप से बना सकते हो, फुल स्टॉप लगाकर भी और फुल स्टॉप न लगाकर भी। लेकिन जब इनका बहुवचन बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे बहुवचन रूप में जिस शब्द के प्रत्येक अक्षर के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है ना, एमपी में जहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, तो उसका बहुवचन मैंने अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर लगाया है। जबकि एमपी जिसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए मैंने एस जोड़ा है। इसी तरह से एमएलए, एमएलए का बहुवचन 2 रूप से बना सकते हैं। एमएलएस, इनका उच्चारण तो वही होगा, लेकिन पहले वाले एमएलए में अपोस्ट्रोफ एस लगा है और दूसरे वाले में अपोस्ट्रोफ नहीं लगा है। इसी तरह से वीआईपी, वीआईपी का बहुवचन भी अपोस्ट्रोफ एस जोड़कर और बिना अपोस्ट्रोफ के भी हम बना सकते हैं। जैसे मैं अब एग्जाम्पल की बात करूं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें ये कहता है कि few MPs are dishonest in मोदी गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये बताइए, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है या नहीं है? बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है। और ये सेंटेंस गलत हुआ किसकी वजह से? MPs की वजह से।
क्योंकि यहाँ पे जो MP लिखा हुआ आ रहा है ना, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसका बहुवचन MP और स्मॉल s का यूज करके बनना चाहिए था। इसी तरह से सेकंड वाले सेंटेंस में मैंने क्या गलती की है वो आप मुझे बताइएगा। अब अगर हम रूल नंबर 10 की बात करें, क्योंकि अभी अपन ने रूल नंबर 9 ही पढ़ा था, रूल नंबर 10 हमें ये बताता है कि वैसे तो हम प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनाते, जो कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम उनमें एस जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास। इसका हिंदी अर्थ करेंगे ना, तब कहीं जाकर ये समझ में आएगा कि मेरी क्लास में मोहन नाम के 2 लड़के हैं। तो मोहन, एक मोहन, मोहन्स का मतलब कि मोहन नाम वाले लड़कों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में 4 जोनीज लिव इन माई विलेज। इसका हिंदी अर्थ होगा मेरे गांव में 4 जोनी नाम के व्यक्ति रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने गलती की, जोनी की स्पेलिंग क्या होती है? JOHNY। लास्ट में Y आया है, Y से पहले N आया है, तो आपने बहुवचन रूप कैसे बना दिया? IES जोड़कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मैंने कहा था S जुड़ता है। यदि प्रॉपर नाउन हुआ और उसके अंत में Y आ रहा है और Y से पहले व्यंजन आए या फिर स्वर आए, दोनों ही कंडीशंस में हम इनका बहुवचन बनाने के लिए केवल और केवल S जोड़ेंगे, IES का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है भाई। आप बहुवचन बनाने के नियम जो है ना, S, ES, IES, VES यहाँ पे लागू नहीं कर सकते, और ये कंडीशन होती है केवल और केवल प्रॉपर नाउन में। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। रूल नंबर 11 हमें ये बताता है कि निम्न संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन और बहुवचन में समान रूप से किया जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, डजन, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। तो ये सभी जो मैंने अभी नाउन बोले हैं, इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि डजन के आगे ये 12 क्या है? तो दोस्तों, डजन का मतलब होता है एक डजन में 12 आइटम होते हैं। ऐसे स्कोर में 20 आइटम्स होते हैं, जबकि ग्रोस में 144 आइटम्स होते हैं। इसी तरह से स्टोन, देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टोन का मतलब पत्थर नहीं है। स्टोन का मतलब होता है, ये भी एक मेजरमेंट नापने की एक इकाई होती है। ये ब्रिटिश यूनिट मेजरमेंट स्टैंडर्ड होते हैं, जहाँ पर एक स्टोन का मतलब 6.35 किलोग्राम होता है। ये तो हमने यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स देख लिए। अब इन एग्जाम्पल्स में एक बात है डजन, जिससे संबंधित एक नियम है, वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि डजन से पहले काउंटिंग्स, गिनतियाँ जैसे 1, 2, 3 या फिर काउंटिंग के अलावा ए का प्रयोग हो तो इसे एकवचन रूप में लिखते हैं, जबकि डजन से पहले यदि सम, मैनी, फ्यू या ए फ्यू में से कोई एक शब्द आए तब हम डजन का प्रयोग बहुवचन रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है 2 डजन ऑफ बनानास हैव रोटन। अब देखिए, डजन से पहले किसका यूज हुआ है? 2, काउंटिंग्स का प्रयोग हुआ है, तो डजन को हमने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। लेकिन ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फ्यू डजन ऑफ बनानास हैव रोटन, डजन से पहले फ्यू का यूज हुआ है, जो कि सम, मैनी, फ्यू और ए फ्यू में से कोई एक शब्द है फ्यू, जिसका प्रयोग डजन से पहले होने पर डजन को सिंगुलर फॉर्म में न लिखकर प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 हमें यह कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो एकवचन है या बहुवचन, इसका निर्णय वाक्य में इनके लिए प्रयोग लिए गए सर्वनाम के आधार पर लिया जाता है। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं यहाँ पे, जैसे जूरी, कमेटी, क्राउड, काउंसिल, कम्युनिटी, टीम, कोयर, मॉब, यूनियन, फ्लॉक। ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स थे। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये एकवचन है या बहुवचन। सामान्यतः यदि हम इनका बहुवचन बनाना चाहें तो इनके अंत में S, ES और IES का यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंसेस में केवल ज्यूरी, कमेटी या क्राउड, इनमें से कोई शब्द लिखा हुआ होता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये ज्यूरी, कमेटी या क्राउड या और जो एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के, ये एकवचन है या बहुवचन। तो चलिए दोस्तों, इसको भी एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द कमेटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट। इसका हिंदी बनाऊं तो कुछ इस तरह से इसका हिंदी होगा कि कमेटी ने, समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। अब यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि कमेटी यहाँ पे एकवचन है या बहुवचन।
अब इसका डिसीजन लेने के लिए देखिएगा इस सेंटेंस में कमेटी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज लिया जा रहा है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, द कमेटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर रिपोर्ट, यहाँ पे देयर शब्द का यूज किया जा रहा है। और देयर जो सर्वनाम है कौन सी संज्ञा के लिए इस्तेमाल होता है, जो बहुवचन होती है, इसलिए कमेटी के बाद में आने वाला जो हैज है वो नहीं लिखा जाना चाहिए था, उसकी जगह हैव प्रयोग में लिया जाना चाहिए। ऐसे सेकंड सेंटेंस है, द मोब हैज लॉस्ट इट्स टेम्पर इन द स्ट्रीट। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में आने वाला जो प्रोनाउन है वो एक ही है और वो है इट्स। अब दोस्तों अगर आपको पता हो, थोड़ा सा भी अगर बेसिक नॉलेज यदि आप में होगा तो आप ये जरूर बताएंगे कि इट का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो इट का यूज हम एक वचन संज्ञा के लिए करते हैं या बहुवचन के लिए? तो सीधी सी बात है, एक वचन के लिए। इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट ना मोब, वो एक वचन है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर थर्ड और फोर्थ सही है या गलत है, इनमें कुछ एरर्स है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसी तरह से यदि हम आगे रूल्स की तरफ बढ़ें तो रूल नंबर 13 हमें ये बताता है कि किसी सेंटेंस में यदि पहली बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर दोबारा वही संज्ञा रिपीट हो रही है, जिसको फॉर्मूले में हम ये देख सकते हैं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ऐसी कंडीशन में आने वाली जो दोनों संज्ञाएं होंगी ना वो हमेशा एक वचन रूप में लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सेंटेंस नंबर फर्स्ट में देखिए, विलेज आफ्टर विलेज वर डिस्ट्रॉयड, मतलब गांव दर गांव नष्ट कर दिए गए थे। तो यहाँ पे जो विलेज आफ्टर विलेज है, तो देखिए दोस्तों विलेज आ गया, उसके बाद में प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया गया है और आफ्टर के बाद में फिर दोबारा से विलेज का यूज किया जा रहा है, जबकि ये गलत है। ऐसे कंस्ट्रक्शन में, ऐसी स्थिति में हमें जो विलेज है उसको हमेशा सिंगुलर में यूज करना चाहिए था, जो कि इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। तो जो सही सेंटेंस है वो है विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसी तरह से जो सेकंड सेंटेंस है वो है दे सेल गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर्स, ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू डोर्स की जगह डोर टू डोर आना चाहिए था, क्योंकि जो सेकंड वाला डोर है वो बहुवचन रूप में लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। थर्ड वाले सेंटेंस में क्या गलती है, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम रूल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि जब किसी पशु या पक्षी का प्रयोग शिकार के लिए हो तो ध्यान रहे कि इनका प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। किनका प्रयोग? इन पशु या पक्षी का प्रयोग। जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट में अगर देखें तो पता चलता है कि द किंग विल गो टू हंट बियर्स, कि जो राजा है वो भालुओं का शिकार करने जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, वो शिकार एक भालू का तो करेगा नहीं, एक मिस हुआ तो दूसरे भालू का करेगा, हो सकता है 3-4 भालुओं का शिकार कर ले, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में हम बियर्स शब्द का यूज नहीं करेंगे, केवल बियर लिखेंगे। इसका कारण ये है कि इस सेंटेंस में एक वर्ब लिखी हुई है टू हंट, यानी कि वो राजा जा तो रहा है जंगल में या कहीं पे भी, लेकिन वो क्यों जा रहा है? शिकार करने के लिए। तो टू हंट की वजह से यहाँ पे बियर्स नहीं लिखा जाएगा, केवल बियर। एज ए सेकेंड सेंटेंस में माई फादर वॉन्टेड टू शूट डक, मेरे पिताजी डक को शूट करना चाहते थे। अब शूट करने का मतलब क्या होता है? गोली चलाना। पुराने जमाने में हम शिकार किया करते थे, तो आज के जमाने में हम गोली चलाते हैं। तो टू शूट और टू हंट दोनों का ही अर्थ शिकार के संदर्भ में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डक का प्रयोग सिंगुलर में किया गया है। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो बहुवचन बनाने के जितने भी नियम थे उन सभी नियमों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उनको 1 by 1 क्लियर करते जाएंगे। बहुत सारे एरर्स वाले सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब चूंकि ये जो नंबर वाला टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो यहीं इसी वीडियो तक आना था, वो अब एंड हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ ठीक है फिनिश हो गया तो भाई अब इससे आगे क्या। इससे आगे ये है कि यदि आपको कभी भी कोई समस्या है नंबर वाले चैप्टर से रिलेटेड, कोई ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर या प्लूरल नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो 4-5 वीडियोस मैंने बनाई है, इन्हीं वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे जरूर लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। आपके जो भी डाउट होंगे मैं मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। हम आज नंबर वाले चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने वाले अलग अलग तरह के जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ दोस्तों, मैंने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3।
तो सभी एक्सरसाइज को वन बाय वन देखते हैं। एक्सरसाइज ए हमें ये बताती है कि जो मैंने आपको यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए हैं उनमें आने वाले प्रत्येक हिस्से में जो भी गलती हुई है वो आपको मुझे बतानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। आपको इस सेंटेंस में आने वाली गलती को ढूंढना है। इसके लिए मैं आपको 4 सेकंड देता हूं। हाँ तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, और यदि आपने बहुवचन बनाने के जो नियम मैंने बताए थे पिछले 5 वीडियोस में, उनको यदि अच्छी तरह से याद किया होगा तो आप इस फर्स्ट सेंटेंस में आने वाली गलती को तुरंत पकड़ सकते हैं। तो जैसा कि इस सेंटेंस का यदि हिंदी अर्थ बनाएं तो ये होगा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को 1 इनिंग से हराया। अब यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है एन इनिंग, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे इनिंग जो शब्द का इस्तेमाल एकवचन या बहुवचन दोनों ही रूप में इनिंग्स के नाम से होता है, न कि इनिंग। तो सही शब्द इनकी जगह होना चाहिए था बाय एन इनिंग्स। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। इस सेंटेंस में भी मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, आप इस सेंटेंस को सेकंड से पढ़िएगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में इसका जो पार्ट 2 है, सेकंड सेंटेंस का जो पार्ट 2 है, उसमें आने वाला जो शब्द है लगेजेस, उसका इस्तेमाल गलत किया है। लगेजेज शब्द बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि लगेज एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में अगर हम देखें, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन जयपुर केम टू स्टे विद अस। यहाँ पर इस सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है माई ब्रदर इन लॉज, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट बहुवचन रूप में लिखना चाह रहा था, लेकिन इस सब्जेक्ट को बहुवचन रूप में गलत रूप से लिखा गया है। ब्रदर इन लॉ का बहुवचन होता है ब्रदर्स इन लॉ। ये उस नियम से संबंधित था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई संयुक्त संज्ञा आए तो उसके मुख्य शब्द के अंत में एस जोड़ा जाता है, और यहाँ पर मुख्य जो शब्द है वह है ब्रदर। तो इसका बहुवचन रूप होगा माई ब्रदर्स इन लॉ, ये नहीं होगा कि माई ब्रदर इन लॉज। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 और 5 में जो गलतियां हैं वो आप मुझे बताइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह से यदि हम एक्सरसाइज नंबर 2 में चलें तो एक्सरसाइज नंबर 2 हमें ये बताती है कि जो आगे ब्रैकेट्स में दे रखे हैं ना शब्द, 2 शब्द दे रखे हैं, उन 2 शब्दों में से आप सही शब्द का चुनाव करके और आपको खाली स्थान में भरना है। तो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि देयर डैश फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। तो अब ये बताइए दोस्तों, जेंट्री जो शब्द है वो एकवचन रूप में यूज होता है या बहुवचन रूप में? जेंट्री का इस्तेमाल हमेशा बहुवचन रूप में किया जाता है, इसलिए बहुवचन संज्ञा के लिए हम उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है आर इस्तेमाल करेंगे, न कि इज। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में दीज वर माइन डैश डिजीज, इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, स्प्रेड या स्प्रेड्स। तो दोस्तों आपको पता है वर्माइन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन रूप में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्प्रेड शब्द का यूज होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है कि स्प्रेड और स्प्रेड्स ये दोनों कैसे आए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम टेंस वाला जो टॉपिक है वो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दोनों शब्द हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिए गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और आई ई एस जोड़ देने से। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमेशा बहुवचन कर्ताओं के साथ में होता है, जबकि फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग एकवचन कर्ता के साथ होता है। तो इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में बहुवचन सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे स्प्रेड वर्ड का यूज किया जाएगा। इसी तरह से थर्ड जो सेंटेंस है वो हमें ये बताता है कि गुड न्यूज डैश रिसीव्ड बाय हिम। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है गुड न्यूज, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया था कि जो न्यूज शब्द है वो देखने में बहुवचन लगता है, लेकिन वास्तव में ये एक वचन रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ वाज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वाज का जो इस्तेमाल है वो हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है, जबकि वर का इस्तेमाल हमेशा बहुवचन रूप में किया जाता है। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस में डायबिटीज डैश नॉट एज सीरियस एज कैंसर। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है डायबिटीज, ये एक वचन है या बहुवचन? ये शब्द भी आपको देखने में बहुवचन लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका
प्रयोग हमेशा एक वचन रूप में किया जाता है, भले ही वो बहुवचन रूप जैसी दिखे। तो यहाँ पे डायबिटीज जो है एक वचन है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। फिफ्थ सेंटेंस में क्या आना चाहिए, लुक या लुक्स, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह से यदि हम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ चले तो ये जो पूरे जितने भी शब्द लिखे हैं ना, इसका बहुवचन दोस्तों आप ही को बनाना है। ये आपके लिए पूरा बॉक्स समर्पित है। एक्सरसाइज नंबर 3 को आप सोल्व करिए और इनके जितने भी आंसर हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको नंबर वाले चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करवाए हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम जेंडर वाला टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि आपके पास में कल पहुँच जाएगा। वही समय है शाम को 8 से 9 बजे के बीच में। नंबर टॉपिक को मैंने 5 भागों में बांटा था, पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। उनमें से कुछ जो पार्ट है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। आपके मोबाइल पर आने वाली स्क्रीन पर जो 3 वीडियो आएंगे लास्ट में, उन पर आप क्लिक करके और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुवचन बनाने के जो नियम है वो आप आसानी से देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के हर 2 मिनट बाद में आई बटन आया होगा, उस पर क्लिक करके भी आप मेरे पिछले वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।